हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो हमने साइंस सीरीज में इससे पहले 2 वीडियो कवर करी है। बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह की जो वीडियो है आज हम देखेंगे कि साइंस में जो आपके फिजिक्स यानी कि जो आपका भौतिक विज्ञान है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि ऐसे फैक्ट्स हम देखेंगे जिससे फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वो हम आज इन फैक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम आज कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से और लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि मेरे साथ ही आपके सारे फैक्ट्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जो आपका पहला फैक्ट है वो है सोनार। तो सोनार जो है टेक्नोलॉजी क्या है? तो पहला क्वेश्चन जो इस फैक्ट से बनता है, जनरली आपसे पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। दूसरा क्वेश्चन इससे जो बन सकता है वो ये कि इसका यूज क्या है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि समुद्र में अगर कोई चीज डूबी हुई है और आपको पता लगाना है कि किस लोकेशन पर जो है आपकी वो कोई जहाज डूबा हुआ है, तो उसकी लोकेशन का पता लगाना है, तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे? तो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको पता करना होगा। तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो यूज की जाती है सोनार। तो सोनार ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूज की जाती है आपके वाटर बॉडीज में कि समुद्र में अगर कोई चीज हमारी जो है डूबी हुई है उसकी क्या लोकेशन है, यह पता लगाने के लिए हम सोनार टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये सोनार टेक्नोलॉजी है ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कौन से जो सिद्धांत पर आधारित है। तो ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? इको, जिसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि जो इको है इस बेसिस पर जो है आपकी सोनार जो टेक्नोलॉजी है ये आधारित है। क्लियर? तो ये आप याद रखेंगे कि सोनार क्या है, क्या प्रिंसिपल है इसका, क्या किस प्रिंसिपल पर आधारित है और इसकी जो है वो फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद है हैवी वाटर। तो हैवी वाटर या भारी जल। अभी तक आप सोच रहे होंगे हमने जनरल हम जो यूज करते हैं टर्म्स का वो वाटर यूज करते हैं और वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। लेकिन जो यहां पर बात की जा रही हैवी वाटर भारी जल, इसका जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या है? D2O। तो D2O जो है इसका फॉर्मूला है भारी जल का। अब भारी जल में और ये जनरल जो वाटर है H2O या D2O में क्या अंतर है? तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है आइसोटोप, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? समस्थानिक। तो आइसोटोप अगर आप वीडियो देखेंगे दक्षता अकेडमी आइसोटोप, तो उसमें हमने पूरी जो है इनके बारे में बात करी है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आपको सिर्फ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रही हूं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। अब ये क्या है? तीनों जो है हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। और आइसोटोप क्या होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 1 है और इसका जो मास नंबर है वो मास नंबर जो है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्य संख्या। वो इन तीनों फॉर्म्स जो है ये तीनों क्या हाइड्रोजन की टाइप्स है, हाइड्रोजन की फॉर्म है जिसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम कहा गया है। और ये अलग अलग ऐसे कैसे हैं? ये तीनों जो है आइसोटोप हाइड्रोजन के आइसोटोप, जिसका मतलब है कि इन तीनों का जो है एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। ये क्या है? एटॉमिक नंबर प्रोटियम का भी 1 है, ड्यूट्रियम का भी 1 है और ट्राइटियम का भी 1 है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इन तीनों का जो मास नंबर है, द्रव्य संख्या है, वो अलग है। इसका कितना हो गया? प्रोटियम का 1, ड्यूट्रियम का 2 और ट्राइटियम का
3। तो ये है आपका मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? जब हम किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करते हैं तो उससे क्या है, आपका मास नंबर आ जाता है। ये अगर मान लीजिए ये आपका एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में जो है आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और इसके आसपास जो है क्या ये घूमते क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसके जो आपके न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के ही आपका किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का मास नंबर या द्रव्य संख्या बनता है। और अब अगर इसकी प्रोटियम की बात करें तो प्रोटियम में जो है आपका न्यूट्रियम नहीं होता, न्यूट्रियम 0 होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। हाइड्रोजन के प्रोटियम में सिर्फ प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन कितना है? 1। तो यहां पर कितना आ गया? 1 आ गया आपका मास नंबर। ड्यूट्रियम में 1 प्रोटॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन होता है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 2 मास नंबर आ गया। इसी तरह आपका ट्राइटियम भी हम देखते हैं कि प्रोटॉन हो गया 1 और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 2। तो यहां पर आपके 3 जो है मास नंबर आ गया। तो ये जो है 3 आइसोटोप है आपके किसके? हाइड्रोजन के, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन जो मास नंबर है, द्रव्य संख्या है, वो अलग अलग है। अब जो जनरल हम वाटर देखते हैं, पानी देखते हैं, तो उसमें कौन सा टाइप यूज होता है इन तीनों आइसोटोप्स में? प्रोटियम, जिसमें मास नंबर जो है 1 है। लेकिन जो आपका हैवी वाटर है, भारी जल है, इसमें हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम आइसोटोप्स जो है वो यूज होता है। तो इस तरह ये जनरल जो वाटर है H2O उससे अलग है आपका हैवी वाटर, भारी जल, जिसे हम D2O से लिखते हैं, D2O के रूप में इसका फॉर्मूला है। और हैवी जल अगर इसकी बात की जाए, क्वेश्चन अगर हम इसका देखें कि हैवी जल कहाँ यूज होता है? भारी जल। अभी तक हमने देखा कि भारी जल जो है वो क्या है, ये मैं मिटा रही हूं, आप देख सकते हैं। अगर आपको जानना है डिटेल में और आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं, ये सब मैंने वीडियो बनाई हुई है। दक्षता एकेडमी के लिखकर आप आगे टॉपिक का नाम लिखेंगे तो अब दक्षता एकेडमी की सारी वीडियोस आपको मिल जाती है। दक्षता एकेडमी बायोलॉजी, दक्षता एकेडमी केमिस्ट्री, कुछ भी आपको देखना है तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो हैवी वाटर, भारी जल, अब हम देखते हैं कि इसका यूज मेनली कहाँ किया जाता है, आपका क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो हैवी जल जो है, भारी वाटर है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर, जो आपके नाभिकीय रिएक्टर है, वहां इसका यूज किया जाता है। और इनका यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर। सिर्फ आपको याद रखना है कि मॉडरेटर के रूप में जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें भारी जल का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ यूज होते हैं? ये आपके जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, जो जहां आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहां इन जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स का यूज होता है, जहां पर आपके भारी जल का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर्स जो है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो आपका हैवी वाटर है, इसका क्या यूज होता है? तो एज ए मॉडरेटर ये आपके यूज होते हैं। दूसरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जो काम होता है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया है, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्पफुल होते हैं, इनका यही काम है। क्लियर? तो क्लियर हो गया कि हैवी वाटर जो है वो क्या है, कहाँ ये यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बारे में पूछा गया है। तो जनरली इनके फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है। अभी हम एक फॉर्मूला देखेंगे भी, लेकिन क्वेश्चन इससे संबंधित जो आ सकता है, कई बार एग्जाम में आया है, कई जीके के एग्जाम्स में, कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर आपका फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस की जो वैल्यू आती है वो इक्वल है। यानी कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, चाहे वो सेल्सियस में हो चाहे वो फ़ारेनहाइट में, वो इक्वल ही होता है। तो आपको पता लगाना है। तो अगर आपको ये याद भी नहीं है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, जो आप फ़ारेनहाइट में लिख ले या सेल्सियस में, वो एक ही है। अगर याद नहीं है तो फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट आपका जो टेम्परेचर की यूनिट है, उसका फॉर्मूला है 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये आपका जो है फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला हो गया। अब हमें पता लगाना है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो जो आपका -40 डिग्री सेल्सियस है,
-40 सेल्सियस को हमने लिखते हैं, तो -40 डिग्री जो टेम्परेचर है ये आपका ऐसा टेम्परेचर है जिसे चाहे आप फ़ारेनहाइट में लिख लें या सेल्सियस में लिख लें, ये जो टेम्परेचर है वो सेम है। तो क्वेश्चन आपका कभी आए, सिर्फ फैक्ट है, आपको याद रखना है कि -40 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो -40 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। वरना ये ऐसा कोई भी टेम्परेचर आप देख ले, किसी भी टेम्परेचर पर ये दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है कभी इक्वल नहीं होते, लेकिन एक ये टेम्परेचर है सिर्फ -40 डिग्री जिस पर आपके दोनों ही जो ये आपकी यूनिट्स हैं वो इक्वल होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये याद रखें, -40 डिग्री आपका टेम्परेचर है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं, 3 टर्म्स लिखी हुई है यहाँ पर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एल्टीमीटर और एनीमोमीटर। ये क्या होती है तो लिखूंगी नहीं, इसके बारे में सिर्फ सुन ले। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपका ऐसी मशीन है, ये आपकी यूनिट है जिसका हम प्रयोग में करते हैं कि जो आपका हार्ट रेट अगर मापना है तो हार्ट रेट मापने की जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा यंत्र है जिससे हमारा हार्ट रेट मापा जाता है। और किस रूप में आ जाता है हमारा हार्ट रेट, ईसीजी के रूप में। तो आपकी जो एक लंबी सी आपने स्लिप देखी होगी जिसपे आपकी यह ईसीजी होती है ऐसे ऐसे, तो ये ईसीजी के रूप में जो आपके पास स्लिप आती है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ये जो हमारी ईसीजी निकालता कौन है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट निकालता है जो कि ये जो है हमारे हार्ट रेट को मापता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर। उसके बाद है एल्टीमीटर। तो एल्टीमीटर जो है आपका इसका काम क्या है कि ये अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो विमान की ऊंचाई का पता लगाता है। अगर हम अगर जो एरोप्लेन ऊपर से जा रहा हो और हमें पता लगाना हो कि हमारे से जो धरती से, अर्थ से जो है उस एरोप्लेन की कितनी जो है ऊंचाई है, कितनी दूर है, वो हमसे कितनी दूर है, तो इसके लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो है आपका एल्टीमीटर, जो कि एरोप्लेन की ऊंचाई को पता करने में यूज किया जाता है। उसके बाद है एनीमोमीटर। एनीमो का मतलब ही क्या होता है, हवा। और ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो आपको यूज किया जाता है कि जो आपकी एयर की स्पीड होती है, हवा की जो गति होती है, उसकी डायरेक्शन होती है, उसको पता करने में ये इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो एनीमोमीटर जो आपकी एयर स्पीड है, एयर की जो डायरेक्शन है, उसको पता करने में आपका हेल्प करता है। तो तीनों इंस्ट्रूमेंट का पता आपको होना चाहिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, हार्ट रेट का पता लगाता है। एल्टीमीटर एरोप्लेन की जो ऊंचाई का पता लगाता है। एनीमोमीटर जो आपकी एयर की जो स्पीड है, डायरेक्शन है, उसका पता लगाता है। क्लियर। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है। तो जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कितनी चेंज होती है, उसकी जो डायरेक्शन है वो कितनी चेंज होती है, यह पता लगाने के लिए एक इंडेक्स है जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसकी डेफिनेशन ही पूछी जाती है, तो सिर्फ मैंने इसका लिख लिया है नाम ताकि क्लियर कर दूं। जैसे कि अगर आपका जो लाइट है वो एयर से अगर किसी ग्लास में जाए या फिर ग्लास में जाए या पानी में जाए तो इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो जैसे कि अगर ऐसी जा रही है तो इसकी जो स्पीड है कम हो जाएगी और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, इसकी डायरेक्शन है थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है नॉर्मल की तरफ। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि जब जो स्पीड है आपकी लाइट है एक डायरेक्शन से दूसरे ने, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो उसकी स्पीड है वो कितनी हो जाती है, कितनी चेंज हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला है n = c/v। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि जो आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब आपकी लाइट जाती है तो उस पर कितना इफेक्ट पड़ता है, उसकी डायरेक्शन कितनी चेंज होगी, कितनी उसकी स्पीड हो जाएगी, उसे निकालने का फॉर्मूला है c/v। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ द फेस। तो ये चीज़ याद रखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है। क्लियर। उसके बाद है kWh यानी कि किलोवाट आवर।
तो किलोवाट आवर ये भी एक फैक्ट है। सिंपली पूछा जाता है कि किलोवाट जो आवर है इसका यूनिट कौन सी है, तो इसकी यूनिट क्या है, एनर्जी। और 1 किलोवाट आवर जो है वो इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और जो ये जूल है ये किसकी यूनिट है, ये आपकी एनर्जी की है। तो किलोवाट आवर जो है आपकी किसकी यूनिट है, इसकी जो यूनिट क्या है, ये किसका रूप है, ये एनर्जी का है। इसको हम किस में मापते हैं, एनर्जी का, ये आपका रूप है जिसकी वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो जूल जो है आपकी एनर्जी की यूनिट है। तो इसी तरह किलोवाट आवर जो है हम किसके लिए मापते हैं, एनर्जी के लिए मापते हैं। तो एनर्जी जो है वो आपकी मेजर की जाती है किलोवाट आवर्स में। तो ये दोनों जो है हमारे फैक्ट्स थे, सिर्फ आपको याद रखने हैं कि किलोवाट आवर की कितनी वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या फॉर्मूला है, ये क्या होता है। नेक्स्ट है मायोपिया। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि अगर कोई पर्सन है जिसको आपका 20 सेंटीमीटर के बाद नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 20 सेंटीमीटर अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ है, 20 सेंटीमीटर के बाद जो है कोई चीज़ नहीं दिखा रही है, देख पा रहा है, लेकिन 20 सेंटीमीटर तक वो व्यक्ति जो है किसी वस्तु को देख पा रहा है, तो उसको क्या होगा, कौन सी डिजीज उसको हो सकती है, तो उसको मायोपिया, जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। तो नाम लिख लें, शॉर्ट साइटेडनेस। अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में। तो शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया को क्यों कहते हैं कि मायोपिया में केवल क्या है, शॉर्ट साइट, वो पास का तो देख सकता है लेकिन दूर का जो है वो नहीं देख सकता, तो इसे हम क्या कहते हैं, मायोपिया। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है हाइपरमेट्रोपिया। जिसमें क्या है, इसमें मायोपिया का उलट होता है। इसमें क्या होगा कि व्यक्ति जो है यहाँ पर अगर 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर से दूर का वो देख पा रहा है, लेकिन जो उसका पास का उसे देखने में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि उसकी जो साइटेडनेस है, देखने की क्षमता कैसी है, फार साइटेडनेस, यानी कि वो दूर का देख पा रहा है लेकिन पास का नहीं देख पा रहा है। तो हाइपरमेट्रोपिया जिसे हम क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस। फार मतलब दूर का देख पा रहा है लेकिन पास का नहीं देख पा रहा है। तो ये दो चीजें, लाइट जो टॉपिक आता है आपका फिजिक्स में, उससे रिलेटेड ये दो टर्म्स आपसे पूछी जा सकती है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मायोपिया छोटा है, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा है। मायोपिया छोटा यानी कि छोटा देख पाता है, पास का देख पाता है। हाइपरमेट्रोपिया देखने में भी आपका जो है लंबा लिखा जाता है, तो यानी कि दूर का देख सकते हैं, पास का नहीं देख पाते हैं। तो ये चीज याद रखें। उसके बाद है डेसिबल, जिसे हम जिसका जो सिंबॉलिक फॉर्मूला है वो हम ऐसे यूज करते हैं, स्मॉल डी और बड़ा बी। तो डेसिबल जो क्या है, ये आपका साउंड की यूनिट है, यानी कि साउंड को हम जिस यूनिट में मापते हैं वो क्या, कौन सी यूनिट है, डेसिबल। अब जो हमारे कानों की सुनने की जो क्षमता है वो कितनी होती है, 0 to 140। तो 0 to 140 तक जो है अगर हम डेसिबल लिखे तो इतने जो डेसिबल तक, यानी कि 140 डेसिबल तक ही हम जो है किसी चीज को सुन सकते हैं, हमारे कानों की सुनने की क्षमता है। अगर को जो आपकी साउंड होगी, उसकी जो ध्वनि होगी अगर 140 डेसिबल से ऊपर होगी, तो अगर इतनी ज्यादा मात्रा में अगर हम किसी साउंड को सुनते हैं तो हमारा जो कान का पर्दा है वो खराब हो जाता है, हमारे जो परमानेंट हमारा डैमेज हो जाता है ईयर, यानी कि सुनने की क्षमता हमेशा के लिए चली जाती है अगर 140 डेसिबल से ज्यादा जो है आपकी स्पीड साउंड आपकी हो। अगर आपसे पूछा जाए कि जनरल जो होने चाहिए, जितनी नॉर्मल हमारी सोसाइटी में एटमॉस्फेयर का जो साउंड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो वो आपकी 70 डेसिबल तक होनी चाहिए। तो ये याद देख लें, ध्यान से देख लें, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे भी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका जनरल एटमॉस्फेयर होता है उसके लिए आपकी कितनी साउंड होनी चाहिए, तो 70 डेसिबल तक जो साउंड है वो आपके एटमॉस्फेयर की होनी चाहिए जहां आप रहते हैं। अगर 85 डेसिबल से
अगर 85 डेसिबल की जो साउंड है और इस साउंड को आप लगातार जो है सुन रहे हैं, आपके घर के आसपास डीजे बज रहा है, दिन रात जो है वो डीजे बज रहा है, और जिसकी जो साउंड की जो कितना डेसिबल है 85 डेसिबल, तो कंटिन्यू अगर आप 85 डेसिबल जो साउंड सुने आपका, तो उससे क्या है, आपका जो ईयर ड्रम है, कान का पर्दा है, उसको डैमेज पहुंचता है और उससे आपका वो जो कान का पर्दा है, जो कान है, वो सुनने की जो क्षमता है वो जा भी सकती है अगर आप 85 डेसिबल से ज़्यादा साउंड है वो कंटिन्यू दिन रात अगर सुनते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जनरल जो है एटमॉस्फेयर की कितनी साउंड होनी चाहिए, तो 70 डेसिबल तक होनी चाहिए। अगर किसी क्लासरूम को देखिए जहाँ आपका एग्जाम हो रहा है, आपकी क्लास चलती है, तो वहाँ की जो साउंड है वो कितनी होनी चाहिए, एक शांत इन्वायरमेंट जहाँ आपकी क्लासरूम चलती है उसकी साउंड 40 डेसिबल तक होनी चाहिए। तो ये थी आपकी कि साउंड जो है वो किस में मापी जाती है, डेसिबल में, जो कि 140 तक होती है। 140 से अगर ज़्यादा आप सुनते हैं तो उसी टाइम आपके जो है कान खराब हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर की साउंड कितनी होनी चाहिए, 70 डेसिबल तक। 85 डेसिबल से अगर ज़्यादा आप साउंड सुनते हैं और कंटिन्यू सुनते रहते हैं तो उससे आपके कान के पर्दे जो है डैमेज हो जाएंगे। और 40 डेसिबल किसी क्लासरूम की होती है, आपके जहां आप क्लास लेते हैं वहां की इतनी होनी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सोलर सेल। तो सोलर सेल, इससे रिलेटेड मैंने थोड़े दिन पहले एक करंट का टॉपिक भी कवर किया था, अगर आपको याद है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि भारत का जो तैरता हुआ जो सोलर प्लांट लग रहा है, सोलर पैनल लग रहे हैं, वो कहाँ लग रहे हैं, कौन से राज्य में, कौन से नदी के डैम पर भारत में जो विश्व के सबसे बड़ा जो तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जा रहा है वो कहाँ लगाया जा रहा है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद हम देखते हैं, क्वेश्चन आता है कि जो सोलर सेल है आपका, सोलर जो आपका सेल है, इसमें कौन से धातु या कौन से मेटल का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो मेटल प्रयोग में लाया जाता है वो लाया जाता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो आपका मेटल है वो सोलर पैनल्स में प्रयोग में लाया जाता है। और सोलर सेल क्या करते हैं, ये आपकी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है आपका चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ याद रखें सोलर सेल के बारे में। उसके बाद है लास्ट, लाइट ईयर या जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी यूनिट है, तो ये आपकी दूरी या जो आपके डिस्टेंस की क्या है, एक यूनिट है। तो क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजिंग है काफी, कि जो लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष है, वो दूरी या डिस्टेंस की जो है ये आपकी यूनिट है। और इसकी वैल्यू भी पूछी जाती है कई बार। तो लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू है कितनी है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर जो है आपकी लाइट ईयर की वैल्यू है। और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, दूरी, मतलब दूरी मापने के लिए जो लाइट ईयर जो यूनिट है वो यूज़ की जाती है डिस्टेंस मापने के लिए, जिसकी वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻15। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारा समझ में आ गया हो। वीडियो को दोबारा एक बार ज़रूर देख लें ताकि और अच्छे से आपको समझ आ जाए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।